गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह केडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा विषय रहेगा यूनिट मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। ओके, मेजरमेंट इज इसेंशियल फॉर फिजिक्स। मेजरमेंट फिजिक्स का एक जरूरी पार्ट है, एक जरूरी अंग है, जरूरी टूल है। वाई मेजरमेंट फिजिक्स में जरूरी क्यों है? यदि हमें दो ऑब्जेक्ट्स के साइज को या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के साइज को कंपेयर करना है तो हमें उनके लेंथ, उनके एरिया, उनके वॉल्यूम, इन सब को हमें क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा। ओके, तो कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए? मेजरमेंट चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखें कि फिजिक्स या साइंस में कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आप बच्चों ने भी स्टार्टिंग से एक्सपेरिमेंट किए हैं कई सारे। 7th क्लास से हम एक्टिविटीज करते हैं ना। ओके, 8th में, 9th में, 10th में मुझे याद आता है ओम्स लॉ को आपने वेरीफाई किया था। तो वहां पर वोल्टेज और करंट के बीच आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं ना आप लोग वोल्टमीटर और एमीटर की हेल्प से। ओके, बहुत बड़े बड़े भी एक्सपेरिमेंट्स लेते हैं ना, तो उनमें भी इसकी जरूरत होती है मेजरमेंट की। क्योंकि जब भी हम फिजिक्स की बात करेंगे, जब भी स्टडी की बात करेंगे, तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। और जहां फिजिकल क्वांटिटी आ गई है वहां मेजरमेंट तो आएगा, वहां जरूरी है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्या है? तो एक्सप्लेन द चेंज इन नेचर। हमारे नेचर में जो चेंज होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको ज्यादा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टेम्परेचर गर्म हो गया। यदि हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है या हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बढ़ रही है या घट रही है, और उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या नाम है? टेम्परेचर। ओके, तो एटमॉस्फेयर की गर्मी या ठंडी होने को हम किससे बताते हैं? टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर मेजरमेंट की जरूरत है। ओके, इन इंजीनियरिंग डिजाइन मेजरमेंट इज एसेंशियल इन इंजीनियरिंग डिजाइंस। जब भी हम इंजीनियरिंग में कोई मशीन बनाते हैं, ओके, कोई कंपोनेंट बनाते हैं मशीन का, ओके, फैन का ब्लेड बनाना है, स्क्रू बनाना है, फैन की रोड बनानी है, सॉफ्ट बनानी है, तो इन सब को बनाने के टाइम, इन सब के डिजाइन के समय हमें इनके डायमेंशंस का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है। अब आप देखो, यदि डायमेंशंस थोड़े भी ऊपर नीचे हो जाएंगे ना तो हमारी मशीन सही से वर्क नहीं करेगी। तो हमें जो मशीन के पार्ट्स हैं उनके डायमेंशंस बहुत एक्यूरेटली और प्रिसाइजली लिखने होंगे बनाने में। ओके, और उसके लिए क्या किसकी जरूरत होगी? मेजरमेंट की जरूरत है। तो मेजरमेंट इज एसेंशियल फॉर साइंस, फॉर फिजिक्स। ओके, और मेजरमेंट्स मेक्स आवर स्टडी मोर इफेक्टिव एंड स्टैटिस्टिकल। आंकड़े बेस्ड, आंकड़े, जब तक आंकड़े नहीं आते ना तब तक साइंस पढ़ने में वो इंटरेस्ट नहीं आता है ना। अभी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, घट रही है, इसका हमें कैसे पता चलता है? आंकड़ों से पता चलता है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें सही मायने में अच्छी इफेक्टिव अप्रोच देते हैं नॉलेज की। ओके, तो और स्टैटिस्टिकल या इफेक्टिव स्टडी के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मेजरमेंट की। तो हम कह सकते हैं जहां कहीं भी कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, भले वो नेचर का चेंज हो, भले वो साइज के बारे में हो, भले एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, तो सब जगह पर फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी, और फिजिकल क्वांटिटी जहां इन्वॉल्व होगी वहां मेजरमेंट्स होगा ही। और साइंस में मेजरमेंट्स जरूरी है, इसीलिए हमने हमारा स्टार्टिंग मोस्ट चैप्टर क्या रखा है? मेजरमेंट्स और यूनिट्स। ओके, हम पूरे फिजिक्स भर में ही मेजरमेंट्स ही तो पढ़ेंगे, अलग अलग क्वांटिटी को किस ढंग से मेजर करते हैं यही तो पढ़ेंगे। पर फिलहाल मेजरमेंट का एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट यूनिट पर फोकस रखेंगे इस चैप्टर में। पर हम मेजरमेंट का एक जरूरी एस्पेक्ट यूनिट, इस पर ही हम फोकस रखेंगे। ओके, अदरवाइज तो मेजरमेंट तो सभी क्वांटिटीज का मेजर ही तो करते हैं हम लोग फिजिक्स में देखा जाए तो। ओके, और उनके चेंज के रूप में हम नेचर की चेंज को देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि मेजरमेंट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटी, तो अब हमें बात करनी होगी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो मैं लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो आप लोग देखिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं।
जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, छोटा सा एग्जांपल, कि एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है और एटमॉस्फेयर ठंडा हो रहा है, तो इस चेंज को हम किसके फॉर्म में पढ़ते हैं? इस चेंज को हम टेम्परेचर के फॉर्म में, टेम्परेचर के चेंज के रूप में लेते हैं। फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो किधर से किधर फ्लूइड फ्लो करता है? हीट फ्लो हो रहा है, किधर से किधर? करंट फ्लो होता है, किधर से किधर? तो ये सब हीट या फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रॉन्स या करंट, ये सब किधर से किधर फ्लो करते हैं? फ्लूइड फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो ये जो फ्लो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। ओके, तो ये भी एक प्रकार का चेंज है। ओके, अर्थ यदि सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो अर्थ के रोटेशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी हमें कोई ना कोई क्वांटिटी की बात करनी होती है। तो नेचर में जितने भी चेंजेस हैं, उन चेंजेस को हम फिजिकल क्वांटिटीज के चेंज के रूप में देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज के अब डेफिनेशन लिखने वाला हूं मैं। These are the variables. These are the variables. मैं फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कह रहा हूँ? वेरिएबल्स कह रहा हूँ। Physical quantities are the variables required to explain a physical phenomenon. Required to explain a physical phenomenon. The variables which are required to explain a physical phenomena are known as physical quantities. अब एग्जांपल के तौर पर, यदि मोशन को हमें एक्सप्लेन करना है, यदि हमें मोशन को एक्सप्लेन करना है, तो कुछ फिजिकल वेरिएबल्स हमें चाहिए। कौन कौन से? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मैं लिखता हूँ एक दो तो नहीं चाहिए। डिस्टेंस, ओके, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो ये सारे के सारे जो क्वांटिटीज हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल्स किससे जुड़े हुए हैं? डिस्टेंस, ये सारे के सारे वेरिएबल्स किससे जुड़े हुए हैं? मोशन से। ओके, अर्थ का रोटेशन एक प्रकार का फिनोमेना है और उसके लिए क्या चाहिए? फोर्स से स्टडी करना होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। तो दीज आर ये किसको एक्सप्लेन करते हैं? मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसा नहीं कि मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए यही चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। यदि हम बबल की बात करें, सोप बबल की बात करें, साबुन के बुलबुले की बात करें, तो सरफेस टेंशन की बात होती है। तो सरफेस टेंशन एक क्वांटिटी हुई टेंशन। यदि हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, तो चार्ज की बात होती है, चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होती है। तो ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं which are used to explain the change in nature. ओके, तो अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली दिमाग में आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? The variables which are needed to explain the change of nature. ओके, एक टर्म आई अभी नेचुरल फिनोमेना। तो नेचुरल फिनोमेना मतलब क्या होता है? नेचुरल फिनोमेना मतलब नेचर में होने वाला कोई चेंज, नेचर में घटित होने वाली कोई घटना, कोई इवेंट। ओके, जैसे टाइड्स, ज्वार भाटा आना, समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, या ज्वालामुखी विस्फोट, या और हवा का चलना और लाइट का ट्रेवल करना, मेरी आवाज आना। और आप देखिए कितना शानदार है, जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है। तो ये सब क्या है? नेचर में होने वाले चेंजेस। ओके, और ये चेंजेस एक क्या कहलाते हैं? नेचुरल फिनोमेना। और हम देखिए बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हैं। सन का रेडिएशन से हमारी तरफ आता है, सन में एनर्जी लगातार बनता जा रहा है और हम तक पहुंच रहा है। ये सारे क्या है? फिजिकल फिनोमेना हैं। और सन से रेडिएशन आते हैं अर्थ की तरफ, इधर मून की तरफ भी जाते हैं, चंद्रमा की तरफ भी रेडिएशन जाते हैं। ये सब क्या है? फिजिकल फिनोमेना है। फिजिकल फिनोमेना का इतना ये बड़े बड़े हैं, छोटे से हम बात करें तो हमारे शरीर में नसों में ब्लड सर्कुलेट करता है, दिस इज ऑल्सो ए फिनोमेना। यदि मैं इसको यदि ऊपर से फ्रीली छोड़ दूं तो ये अपने आप नीचे आ जाता है, दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल फिनोमेना। तो
फिजिकल फिनोमेना क्या होते हैं? दीज आर द चेंजेस इन आवर नेचर। ओके, और नेचर क्या होता है? बहुत अच्छा पॉइंट है नेचर। तो नेचर वो एजेंट है जो इस यूनिवर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। यूनिवर्स क्या होता है? जो यूनिवर्स में जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के लिए नियम बनाती है, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर है, देखो यूनिवर्स में तीन चीजें मेनली मानी जाती हैं। एक होता है मैटर, एक एनर्जी और फील्ड्स। तो इन मैटर का इंटरेक्शन, अब दो मैटर का इंटरेक्शन, एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन, एनर्जी का इंटरेक्शन, फील्ड्स का आपस में इंटरेक्शन, तो ये सब क्या है? फिजिकल फिनोमेना है। और ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो चेंजेस होंगे। ओके, तो सन में रेडिएशन बन रहा है, बड़ा फिनोमेना है। टाइड्स बड़ा फिनोमेना है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है ना। हम छोटे से छोटे की बात करते हैं, तो यदि हम लोग देखें तो एक बीज को यदि हम जमीन के नीचे दबाते हैं, वो भी अंकुर बनकर ऊपर की तरफ उठता है। तो ये भी फिजिकल फिनोमेना है ना। तो ये फिजिकल फिनोमेना है, ऊपर से चीजें गिरना है, दिस इज ऑल्सो फिजिकल फिनोमेना। हाँ, हम बात कर रहे थे नेचर की। तो नेचर जितने भी फिजिकल फिनोमेना होते हैं, जितने भी इस फिजिकल वर्ल्ड में चेंज होते हैं, उन चेंजेस को कंट्रोल करती है, उन चेंजेस के लिए रूल बनाती है। कौन? नेचर। तो नेचर वो एजेंट है जो रूल बनाता है। ओके, तो नेचर के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, प्रकृति जीवन के लिए नियम बनाती है। नेचर जीवन के लिए नियम बनाती है। हाउ लाइफ गोज ऑन, जीवन किस तरह से चलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? नेचर डिसाइड करता है। ओके, सभी ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को भी कौन कंट्रोल करता है? नेचर करता है। वाटर फ्लो करेगा, और हवा भी फ्लो करेगी, है ना। हम लोग ऑक्सीजन लेंगे सांस खींचते टाइम, हमें ऑक्सीजन चाहिए श्वसन के लिए, और पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ओके, ये सब नियम किसने बनाए? हम चल सकते हैं, पेड़ नहीं चल सकते। पक्षी उड़ सकते हैं, मछलियां जल में ही जीवित रह सकती हैं, जल के बाहर नहीं जीवित रह सकती हैं। ये सारे नियम किसने बनाए हैं? नेचर ने। तो नेचर मेक्स रूल। ओके, तो रूलिंग पार्टी कौन है? रूल बनाने वाला कौन है इधर इस यूनिवर्स में? नेचर है। और नेचर में जो भी घटित होता है, जो भी चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को एक्सप्लेन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर द वेरिएबल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द चेंज इन नेचर। ओके, नाउ हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन की। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन की। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली दो चीजें तो चाहिए। एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या चाहिए? यूनिट। तो एक तो चाहिए क्या रिप्रेजेंटेशन के लिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी हम बात करते हैं गणितीय आंतरिक मान, और एक होता है इसका यूनिट। आप आगे जाके बात करें, आप आगे जाके देखेंगे कि हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा एक चीज और भी चाहिए होती है, डायरेक्शन। कुछ क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन जरूरी है, कुछ के लिए नहीं। और आगे बड़ी क्लासेस में जाके देखेंगे तो हम लोगों को प्लेन की भी जरूरत होगी, जिस प्लेन में ये सब एक्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन हमारा मेन एम्फेसिस क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है यूनिट, तो यूनिट पर ही। ओके, हम मैग्नीट्यूड और यूनिट की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात हम फिर करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब देखते हैं कि मैग्नीट्यूड और यूनिट्स क्या होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन की बात है तो मान लेते हैं, हाँ सॉरी, एक और जरूरी पॉइंट है जो मुझे बोलना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं which can be measured। ये इनका आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं आप। जिन वेरिएबल्स को हम मेजर कर सकते हैं, दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम हैप्पीनेस को, सोरो को, दुख, खुशी, आशा, ये सब क्या फीलिंग्स, ये फीलिंग्स है, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। सो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन डिस्टेंस, लेंथ, एरिया ये मेजर किया जा सकता है। सो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो वेरिएबल्स which can be
आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ये जरूर से भी आगे आते हैं। ओके, जैसे मैं एक फिजिकल क्वांटिटी लेता हूं, लेंथ मेजर की जा सकती है, तो इसलिए फिजिकल लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और जैसे मैं इस पेन का लेंथ बोलूं आपसे कितना है, तो अंदाजन हम बोलेंगे 7 सेंटीमीटर। हमें फिजिक्स में कोई अंदाजा नहीं लगाते हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसके लिए सोच रहे कि भाई ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला ना रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7। जो आंकिक मान होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड। और जो पीछे ये लिखा हमने सेंटीमीटर, ये क्या है इसका यूनिट। तो यूनिट के बारे में अब एक पॉइंट हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमारा चैप्टर यूनिट, तो यूनिट के बारे में एक पॉइंट चल रहा है क्या, यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। एक्सप्रेस करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए हमें, यूनिट चाहिए। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लोग, मैग्नीट्यूड और यूनिट से। तो मान लेते हैं क्यू कोई क्वांटिटी है, कैपिटल क्यू कोई क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी से ही। ओके, और एम क्या है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड लिख दे दो, मैग्नीट्यूड, और यू क्या है उसका यूनिट। ओके, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किससे लिखते हैं, एन यू से। तो आप लोगों को याद ये रखना है कि यदि यूनिट सिस्टम चेंज होता है तो भी एन इंटू यू का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। एन इंटू यू हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब एक यूनिट सिस्टम में मान लो n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड और यूनिट है u1, और दूसरे यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 और यूनिट है u2। तो n1 u1 और n2 u2 का मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब n2 जो है किसी भी यूनिट सिस्टम में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं लिखूं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, अब आप देखिए इधर यूनिट चेंज हो रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रहा है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है, इनका गुणा जो है वो क्या है, कांस्टेंट। सही, इनका गुणा हमेशा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक चीज और भी क्लियर है कि n और u एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब क्या है, यदि यूनिट आप बढ़ा दोगे, यदि यूनिट आप बढ़ा, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू यदि बड़ा है तो यूनिट क्या होगा, छोटा। न्यूमेरिकल वैल्यू यदि बड़ा है तो यूनिट क्या होगा, छोटा। और यदि सॉरी इस तरह लिखते हैं इसको, यदि यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, इसका छोटा होगा। और यदि यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, इसका बड़ा। जैसे आप देख सकते हैं किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, और ग्राम एक छोटा यूनिट है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है, 1000। ओके, तो कहने का तात्पर्य क्या है, n और u एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ओके, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एक और भी बात है जो हम कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ मैं यदि क्वांटिटीज बोल रहा हूँ मतलब फिजिकल क्वांटिटीज की ही बात कर रहे हैं। और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आप लोग सुने फ्रेंड्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, व्हिच आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, ऑफ अदर्स, जो औरों पर डिपेंड नहीं करती। दीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, which are dependent on, which are dependent on fundamental quantities। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, और जो स्वयं में स्वतंत्र होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है अदर क्वांटिटीज से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, इसके बाद हम ये आप जरूर से याद रखना, डिराइव्ड मतलब जिसको डिराइव किया जा सकता हो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से, इसे आप याद रखना। और अब हम बात करते हैं यूनिट की।
रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन यूनिट होता क्या है? तो यूनिट की डेफिनेशन हम देखते हैं। इन ए यूनिट सिस्टम, आप जरूर से जो पॉइंट पर मैं बोल रहा हूं वो जरूर से देखो। इन ए यूनिट सिस्टम मिनिमम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है? इन ए यूनिट सिस्टम मिनिमम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू दैट यूनिट सिस्टम। जैसे एमकेएस को एमकेएस यूनिट सिस्टम और लेंथ कोई क्वांटिटी है, ठीक है, और लेंथ को हमने 1 मीटर स्टैंडर्ड बना रखा है। मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है एमकेएस में लेंथ के लिए? 1 मीटर। तो इस 1 मीटर को हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। एमकेएस पद्धति के अनुसार, एमकेएस यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ का यूनिट कहेंगे 1 मीटर। ऐसा नहीं कि लेंथ से छोटे यूनिट नहीं हो सकते, 1 मीटर से छोटे यूनिट नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि लेंथ 1 मीटर से छोटी होगी, लेकिन इस यूनिट सिस्टम में मिनिमम स्टैंडर्ड कितना ले रखा है लेंथ का? 1 मीटर। तो इस यूनिट सिस्टम के लिए लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। ओके, अब आप देखें, जैसे आप देखें ये एक लेंथ है। सपोज करो मैंने इसे 1 मीटर कंसीडर करके रखा है। इस लेंथ को मैंने कितना कंसीडर किया है? 1 मीटर कंसीडर किया है। तो आप लोग आप लोग समझ सकते हैं, अंदाजे से भी अंदाजा भी लगाएंगे तो जो नंबर 2 लेंथ का है, ये जो लाइन है इसकी लंबाई कितनी है? तो आप लगभग कह सकते हैं कि 1 मीटर का 2 टाइम्स है। या इस लेंथ की बात करें थर्ड वाले, तो आप इसको कहेंगे 1 मीटर का 1/2 टाइम्स। मतलब आप क्या कहेंगे? मिनिमम स्टैंडर्ड तो कौन सा है? 1 मीटर। लेकिन अब और यदि हमें मेजर प्राप्त करनी है लेंथ के, तो हम इस 1 मीटर के से कंपेयर करके प्राप्त करें। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट वो मिनिमम स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिससे कंपेयर करके हम क्वांटिटी के और ज्यादा वैल्यूज प्राप्त कर सकते हो उसी यूनिट के रूप में। उसी यूनिट के रूप में क्वांटिटी के और ज्यादा वैल्यूज प्राप्त कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर देखा ये 1 मीटर, ये वाली लाइन 1 मीटर का 2 टाइम्स है, इसलिए इसको 2 मीटर कहेंगे नहीं। और यदि ये वाली लाइन से ये लगभग इस 1 मीटर का 1/2 टाइम्स है, तो इसको 1/2 मीटर कहेंगे। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड किसको बनाया है? 1 मीटर, ये उस वाले लाइन। तो ये क्या होगा हमारे लिए? यूनिट। तो यूनिट की हेल्प से, यूनिट क्या होता है? वो मिनिमम स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जिससे कंपेयर करके हम फिजिकल क्वांटिटी का अदर वैल्यू प्राप्त कर, जिससे कंपेयर करके फिजिकल क्वांटिटी के अदर वैल्यू प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट की। तो अब आप सुने, यूनिट मिनिमम स्टैंडर्ड वैल्यू, ये स्टेटमेंट सुना मेरा। अलग अलग यूनिट सिस्टम में किसी भी क्वांटिटी का मिनिमम स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स करने का जो ढंग है वो अलग अलग होता है। एक ही क्वांटिटी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए जा सकते हैं, और एक ही क्वांटिटी के अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए जा सकते हैं। वो किस बात पर डिपेंड करेगा? अलग अलग यूनिट सिस्टम्स पर। यूनिट्स के सिस्टम्स अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके होंगे यूनिट स्टैंडर्ड डिसाइड करने के, तो यूनिट्स भी अलग अलग होंगे। जैसे आप देखो एमकेएस में लेंथ का यूनिट क्या होता है? 1 मीटर। मतलब एमकेएस में लेंथ के लिए स्टैंडर्ड क्या होता है? 1 मीटर। और सीजीएस यूनिट सिस्टम में लेंथ के लिए ही स्टैंडर्ड क्या किसे माना गया है? 1 सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर किस चीज का आ गया? स्टैंडर्डाइजेशन का अंतर, स्टैंडर्ड जो बनाया उसका अंतर, और ये स्टैंडर्ड बनाया उसका अंतर जो है इस यूनिट सिस्टम में। ओके, तो इस हिसाब से तो एक और भी यूनिट सिस्टम है एफपीएस। एफपीएस में लेंथ का क्या होता है? फुट होता है। और अब बात करो, हम लोग लेंथ के लिए और बहुत सारे किलोमीटर यूज करते हैं, माइल यूज करते हैं। ये सब क्या है? ये सब अलग अलग यूनिट सिस्टम्स में लेंथ के मेजर्स हैं। अलग अलग यूनिट सिस्टम्स में मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, और ये हम क्या कहते हैं? यूनिट। ओके, हम कन्वर्ट करके एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में ट्रांजिट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं।
पर हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, मीटर होते हैं। सही है। इस तरह तो पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में कितने सारे जगह हैं और कितने सारे यूनिट सिस्टम्स होंगे, क्योंकि अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग यूनिट सिस्टम्स बनाए होंगे। सही है कि अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग यूनिट सिस्टम्स बनाए होंगे और इतने सारे यूनिट सिस्टम्स हैं तो एक ही राष्ट्र के पता नहीं कितने यूनिट्स होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिट सिस्टम्स कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में जो आजकल भी प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं, वो एक ही है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। ओके, तो हम लोग इसी की बात करते हैं अभी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस की बात करते हैं। यूनिट सिस्टम्स मेनली 3 यूनिट सिस्टम ज्यादातर पॉपुलर है, इसीलिए इन्हीं को हम ज्यादातर यूज करते हैं और उनका स्टडी भी करेंगे। एक कौन सा है एमकेएस, दूसरा क्या है सीजीएस और तीसरा क्या है एफपीएस। तो पहले बच्चों आप लोगों को मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, फिजिकल क्वांटिटी कितने कैटेगरी में डिवाइड करी गई है? गुड, 2 कैटेगरी, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो स्वयं में स्वतंत्र होती है और वो अदर पर डिपेंड नहीं करती, और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती है, उनसे प्राप्त हो सकती है। सही। तो इन 3 यूनिट सिस्टम्स के नाम उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम के हिसाब से है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज वास्तव में आर्बिट्रेरीली, इनिशियली शुरुआत में आर्बिट्रेरीली स्वैच्छिक रूप से ही 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करें, बाकी सबको डिराइव रखा और 3 क्वांटिटीज को फंडामेंटल कंसीडर किया। वो कौन कौन सी थी? लेंथ, मास एंड टाइम। ऐसा इसमें कोई विशेष लॉजिक नहीं था कि भाई लेंथ, मास, टाइम फंडामेंटल है, बस उन्होंने आर्बिट्रेरीली स्वैच्छिक अपनी इच्छा के साथ। इसमें लेंथ, इनका नाम भी लेंथ, मास, टाइम के यूनिट्स के हिसाब से है। लेंथ का एमकेएस में यूनिट क्या होता है? मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। तो आप देख सकते हैं एमकेएस। इसी तरह सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ओके, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड, सीजीएस, और एफपीएस में फुट पाउंड और सेकंड। सही। तो एफपीएस इस तरह से, तो इनके नाम इन्हीं के नाम ये ज्यादातर यूज होते हैं। लेकिन फिर एक समस्या आती है, क्या है कि हमें यूनिट कन्वर्ट करना, एक यूनिट का कन्वर्जन, यूनिट सिस्टम्स का आपस में ट्रांजिशन कन्वर्ट करना थोड़ा सा जटिल बना देता है चीजों को। तो देखिए, जब ये 3 यूनिट सिस्टम्स हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे यूनिट सिस्टम्स हैं, तो हमें हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? इन यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट करने में। ओके, एक सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, फुट को मीटर में, किलोग्राम को पाउंड में, पाउंड को ग्राम, इनको कन्वर्ट करने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो इन यूनिट सिस्टम के अपार्ट एक और यूनिट सिस्टम है जो यूज होता है, और वो यूनिट सिस्टम कौन सा है? एसआई यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। देखिए, इन तीनों में फंडामेंटल क्वांटिटीज ये 3 थी, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज थे? फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने थे? 7, और 2 उनके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। तो टोटल देखा जाए तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने लिखे गए ऐसे यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग? 7 + 2 9। ओके, और रिमेनिंग जो थे, रिमेनिंग को हम क्या लिखते हैं? रिमेनिंग्स को हम क्या लिखते हैं? डिराइव्ड। गुड, रिमेनिंग्स को हम क्या लिखते हैं? डिराइव्ड। सही, सभी। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है 9, ऐसे
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, ऐसे यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज या यूनिट्स हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लेते हैं, और कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में लिखा जाता है? तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ये इसके लिए हमने एक टेबल ड्रॉ करी है, वो आप देखना। ओके, तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स। तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल है। मास का यूनिट, मास दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम, और केजी से इसको डिनोट करते हैं यूनिट को। टाइम तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेट एंगल, सॉलिड एंगल, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इन दोनों को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ओके, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। आप एक बार फिर बोलेंगे, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टेंपरेचर, टाइम, मास, लेंथ, मास, टाइम, टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेट एंगल, सॉलिड एंगल, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और इनके यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेंपरेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पीयर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, प्लेन एंगल के लिए रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, इनके सिंबल क्या है? और सभी सिंबल स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। केल्विन का और एम्पीयर का सिंबल कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कारण ये है कि ये साइंटिस्ट के नाम है। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में, और हम डिस्कस कर सकते हैं यूनिट सिस्टम के बारे में। हम और एक पॉइंट ये बता सकते हैं कि ग्रुप ऑफ यूनिट्स। ओके, यूनिट्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? यूनिट शुड बी एप्रोप्रिएट, यूनिट शुड बी एप्रोप्रिएट, उचित होना चाहिए। यदि हमें वायर का डायमीटर देखना है, मापना है, तो वो सेंटीमीटर में या mm में मापना चाहिए, मिलीमीटर में मापना चाहिए। ओके, जबकि दो कंट्रीज के बीच का डिस्टेंस यदि मेजर करना है तो किसमें मेजर करना चाहिए? किलोमीटर में। ओके, यदि हम वायर का व्यास या वायर का डाया यदि हम लोग किलोमीटर में मेजर करेंगे, वो अव्यवहारिक लगेगा, अनकन्वीनियंट और मतलब इलॉजिकल। ओके, जबकि कंट्रीज के बीच का डिस्टेंस यदि मैं सेंटीमीटर में मापने लगूं तो लंबा डिस्टेंस है और यूनिट बहुत छोटा है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, थोड़ा लास्ट क्लास का थोड़ा इंट्रोडक्शन जो हम करने वाले हैं क्या। तो देखिए, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ओके, ये सारे कैसे पॉइंट्स हैं? ये सारे क्वांटिटीज कैसे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि डिराइव्ड quantities and their units। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस और टाइम। तो देखो, ये चूंकि स्पीड डिस्टेंस, लेंथ और टाइम से बना है, तो स्पीड डिराइव्ड यूनिट है और डिस्टेंस और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, स्पीड का यूनिट कैसे डिराइव करेंगे? तो डिस्टेंस का यूनिट लिखो मीटर, जैसा हम देख सकते हैं, और टाइम का यूनिट सेकंड। जो इधर जो संक्रिया है वो लिखेंगे हम, जो ऑपरेशन है वो एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पे मीटर, डिस्टेंस पर टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे मीटर अपॉन सेकंड होगा, और इसको बोलेंगे क्या? मीटर पर सेकंड, हिंदी में प्रति सेकंड बोलते हैं। ओके, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी का भी यही यूनिट होगा, वेलोसिटी, बस इधर डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, यदि क्वांटिटी को हम तोड़ेंगे या फिर जोड़ेंगे, क्वांटिटी को तोड़ने या जोड़ने पर यूनिट चेंज नहीं होता। ओके, तो यूनिट चेंज नहीं होता, मतलब क्वांटिटी के चेंज का भी वही यूनिट होगा जो क्वांटिटी का। मतलब जैसे मैं लिखूं वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का
ऑब्वियस सी बात मीटर ही होगा। ओके, तो वेलोसिटी का चेंज का यूनिट भी होगा मीटर पर सेकंड। तो यदि मैं इधर लिखूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण बोलते हैं हिंदी में, फॉर्मूला क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो सेकंड से सेकंड का मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह हम डायरेक्ट क्वांटिटी और डायरेक्ट यूनिट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट शुड बी appropriate, यूनिट शुड बी appropriate। यूनिट कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। यूनिट को सेलेक्ट ऐसा करें कि वो एप्रोप्रिएट हो। छोटी डिस्टेंस है तो छोटा यूनिट, बड़ी डिस्टेंस है तो बड़ा यूनिट। जैसे यदि वायर का डाया मेजर करना है तो मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करना चाहिए। और यदि दो कंट्रीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर में मेजर करना चाहिए। सही। यदि हम जनरली यूनिट का यूज करेंगे, जनरली हम यूनिट यूज करेंगे मास के लिए किलोग्राम। लेकिन यदि एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मास की बात करेंगे तो हम किलोग्राम यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, स्मॉल यू से जिसे कहते हैं। तो यूनिट क्या होना चाहिए, शुड बी एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेम क्वांटिटीज भी जुड़ सकती है और सेम क्वांटिटीज भी आपस में माइनस हो सकती है। ओके, लेंथ में लेंथ जुड़ सकती है, लेंथ प्लस लेंथ हो सकता है, लेंथ प्लस टाइम नहीं हो सकता, ये हो सकता है, टाइम प्लस टाइम हो सकता है। ओके, तो जोड़ और माइनस सेम क्वांटिटीज का ही होता है, डिफरेंट क्वांटिटीज का जोड़ या माइनस नहीं होता, प्लस माइनस नहीं। मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट क्वांटिटीज का भी हो सकता है, पर जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है। ओके, हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है। जैसे डिवाइड की बात करता हूं तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड। तो क्वांटिटीज का डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है अलग अलग क्वांटिटीज का, लेकिन प्लस माइनस सेम क्वांटिटीज का नहीं। सही, मतलब यदि क्वांटिटी को तोड़ेंगे या जोड़ेंगे तो भी वही क्वांटिटी मिलेगी। तो चेंज जो है, क्वांटिटी का चेंज जो है वो भी वही क्वांटिटी देगा। यदि लेंथ का चेंज यदि होगा, लेंथ का चेंज यदि है तो भी क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा। ओके, तो यदि मैं लेंथ का यूनिट मीटर लिखता हूं तो लेंथ के चेंज का यूनिट भी क्या लिखूंगा, मीटर ही लिखूंगा। सही। एक पॉइंट और है जो हम देखें, कभी कभी प्रॉब्लम्स में हमें क्वांटिटीज नहीं दी जाएंगी लेकिन यूनिट्स होंगे या डायमेंशंस होंगे। तो यूनिट्स और डायमेंशंस की हेल्प से हम क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यूनिट्स समटाइम्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने लिखा 10 न्यूटन, जैसे मैंने क्या लिखा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। तो ये 10 न्यूटन के क्या लिखा हुआ है, फोर्स। तो यूनिट से हम अंदाजा लगा सकते हैं फोर्स। हालांकि ये हमेशा सही नहीं रहता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो क्वांटिटीज हैं और दोनों के यूनिट सेम, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप लोग इस लॉकडाउन में सेफ रहें, घर पर ही, और जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उन्हें पढ़ते रहें। ओके, समय का सदुपयोग करें और रेगुलरली इन क्लासेज के साथ अटैच रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू वॉच।